मंगलम चक्रपाणि। नमो नमः। इस चतुर्थ सत्र के क्रम में बहुत सारे शोध पत्रवाचकों ने अपने पत्रों का उपस्थापन किया। इसमें कुल मिलाकर के 15 शोध पत्रों का वाचन हुआ और बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें सामने आए। इसमें बहुत सारे वास्तुशास्त्र के जो विद्वान हैं, जैसे कि जो वास्तुशास्त्र में शोध कर रहे हैं, शोधरत हैं और वास्तुशास्त्र के आचार्य भी हैं, उन लोगों के व्याख्यान प्रारंभ हुए। उन्होंने भी अपना पत्र उपस्थापन किया। सबसे पहले यहाँ पर जो पत्र वाचन हुआ वह रहा देव कुमार वर्मा जी का। ये हमारे वास्तुशास्त्र के पूर्व छात्र भी रहे हैं और वास्तुशास्त्र पे आपका अच्छा अध्ययन है। आपने जो विषय प्रस्तुत किया, आपका जो विषय था वो था वास्तु वाटिका में। तो वास्तु वाटिका को लेकर के हमारे शास्त्रों में सम्रांगण, सूत्रधार, अपराजिता, पृच्छम, बहुत सारे जो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें वाटिका के विषय में बहुत सारे विषय प्राप्त होते हैं। वाटिकाओं के बहुत सारे भेद हैं, जिसमें राज वाटिका है, नगरीय वाटिकाएं हैं, राजभवन की वाटिकाएं हैं और फलदार वृक्षों की वाटिकाएं हैं। बहुत सारी वाटिकाओं के भेद प्राप्त होते हैं और उसी क्रम में कहा गया है कि उन वाटिकाओं में वृक्ष कैसे होने चाहिए, घर के आसपास आवासीय जो क्षेत्र हैं हमारे, उनके आसपास किस तरह के वृक्ष स्वीकार्य हैं, किस तरह के वृक्ष त्याज्य हैं। एक श्लोक प्राप्त होता है, दुग्धा वृक्ष सकंटकाश्च फलना त्याज्यम गृहात दूरतः। इसमें वो सब बातें कह दी गई हैं जो सार रूप में कि दुग्ध वाले वृक्ष, अर्थात दुग्ध वाले वृक्ष जो जिनको छेदने पर, जिनको काटने पर, जिनको आघात पहुंचाने पर ऐसा पदार्थ निकलता हो जो सफेद कलर का हो, सफेद रंग का हो, तो ऐसा वृक्ष जो होता है वह भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया है कंटकाश्च वृक्षाः, जो कंटक युक्त वृक्ष हैं, जो कांटे वाले वृक्ष हैं, वह भी घर के आसपास नहीं होने चाहिए। फिर कहते हैं फलदार जो वृक्ष हैं यह भी घर के आसपास नहीं होने चाहिए, लेकिन कितने आसपास हो, कितने इनकी दूरी होनी चाहिए, कितने दूरी पे रख सकते हैं, कितने दूरी पे इनको स्वीकार किया जाता है। तो कहा गया है कि घर की जो जितनी ऊंचाई होती है, जितनी घर का हाइट है, उस उतनी ही दूरी पर ये वृक्ष हैं तो ये अशुभ फलदायी हैं। लेकिन यदि उससे बाहर हैं ये वृक्ष, तो इनका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे घर को प्रभावित नहीं करेगा। ये इसमें इसका इसके अलावा एक और बात आती है कि किस प्रहर में, प्रहर के अनुसार भी इसकी छाया जो पड़ती है वृक्षों की, उसके अनुसार भी कहा गया है। तो यदि दिन के 4 प्रहरों को देखें तो उसमें जो प्रथम प्रहर होता है हमारा, सुबह सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे का जो समय मान लिया जाए उसको, तो 3 घंटे का जो समय होता है सुबह के समय पर और 3 घंटे का शाम सूर्य के अस्त होने के समय पर, ये 3 घंटे का जो समय होता है, इस समय सूर्य की छाया, वृक्षों की छाया बहुत लंबी होती है और कितनी भी बहुत दूर से भी वृक्षों की छाया जो होती है हमारे घर के ऊपर पड़ती है। तो उस समय भी यदि जो वृक्ष हैं उनकी छाया यदि घर के ऊपर पड़ रही है तो उनका भी दोष स्वीकार नहीं है, उनका दोष नहीं लगेगा घर वालों पर। या घर यदि मध्याह्न में जो द्वितीय और तृतीय प्रहर होता है उस समय भी यदि किसी वृक्ष की छाया पड़ रही है, इसका मतलब या तो वह वृक्ष हमारे घर के बहुत निकट है, अथवा उस वृक्ष की हाइट जो है, ऊंचाई जो है इतनी अधिक है कि हमारे घर की जो हाइट है उससे भी कहीं ज्यादा है। तभी ऐसी स्थिति में ही उस घर की जो छाया है, उस वृक्ष की जो छाया है वो घर के ऊपर पड़ेगी। तो हमें मध्याह्न की छाया और जो द्वितीय और तृतीय प्रहर है उस समय जिस वृक्ष की छाया पड़ती है घर पर, वह स्वीकार्य नहीं है, वह त्याज्य है। उन वृक्षों को भी काट देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। तो वाटिका के संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं। अपि हेममयान वृक्षान वास्तु मध्य न रोपयेत, वृक्ष घर के मध्य में भी नहीं लगाना चाहिए। जो ब्रह्म स्थान होता है भूखंड का, उसका ब्रह्म स्थान निकाल करके जब हम एकाशीति पद वास्तु से, उनमें एकाशीति पद वास्तु के द्वारा उनका वर्गीकरण करते हैं भूखंड का, और उसमें 45 जो देवता हैं, ईश, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश इत्यादि जो सभी देवता हैं, 45 देवता हैं, उनको जब हम उसमें स्थापन करते हैं और उनका देखते हैं कि कहाँ पर, किस क्रम में, किस पद पर, कौन सा पद किस देवता का आ रहा है, और तो उसमें जो ब्रह्मा जी का स्थान आता है, केंद्र भाग जो होता है, जिसको नाभि भाग भी कहते हैं भूखंड का, वो मर्म स्थान में होता है। वहां पर भी किसी प्रकार का वृक्ष, पौधा या किसी प्रकार का कोई भारी पिलर या स्तंभ नहीं लगाना चाहिए। न ही वहां पर कूड़ादान इत्यादि की शास्त्रों में मना किया गया है कि नहीं करना चाहिए। परंतु एक बात आती है कि कहते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है, यह वृक्ष, ये एक तरह से
कहा गया है कि इसको रखा जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है। केवल एक ही पौधे के लिए कहा गया है, रोपये तुलसी वृक्षा, तो केवल तुलसी का वृक्ष ही वहां पर लगाया जा सकता है। ऐसे ही वृक्षों के बारे में ऊपर बहुत सी बातें आती हैं, अजात शाखान शिशरान, कि शाखा को वृक्ष कितनी दूरी पे होना चाहिए, वाटिकाओं में जो वृक्ष लगे होते हैं उनकी शाखा, उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, उत्तम प्रकार की वाटिका कौन सी होती है, मध्यम प्रकार की वाटिका कौन सी होती है। जो वर्णन हमें आजकल, जो हमारा जो कृषि प्रधान देश रहा है हमारा, इसमें वृक्षों के, पौधों के, प्रकृति का संरक्षण की जो बात कही है बहुत ज्यादा मिलती है हमें। तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ही स्वाभाविक रूप से ही ये निकल कर आता है कि वृक्ष किस तरह के होने चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको बहुत क्लिष्ट बना दिया वर्तमान में, लेकिन यह प्राकृतिक था, स्वाभाविक था, इसको समझने पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये हमारे अंदर से प्रस्फुटित था। क्योंकि ये जो होता है ये प्राकृतिक प्रदत्त, हम स्वयं जो मानव है, मनुष्य है, वह ईश्वर प्रदत्त है, और उसने ईश्वर प्रकृति के अनुसार उसको भी बनाया है। लेकिन आज यह विषय हमारे लिए बहुत बड़ा जटिल हो गया है, हम इसके लिए सेमिनार हमें करने पड़ते हैं इस चीज के लिए। इसके आगे उर्मिला विश्वकर्मा जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। उनका जो विषय था वह था जलाशय में वास्तु। तो जलाशय के लिए भी वास्तु के संबंध में जो कहा गया है, मुहूर्त चिंतामणिकार जो है उन्होंने श्लोक प्राप्त होता है मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में, कोपेर वास्तुर मध्य देशे अर्थहानि ऐसा न्यादम पुष्टि ऐश्वर्य वृद्धि, ऐसे करके एक श्लोक है। वहां पर उसके चारों जो 8 दिशाएं होती हैं वास्तु भूखंड की, वहां पर किस दिशा में हमें कूप बनाना चाहिए, किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, और उसके प्रत्येक दिशा में कूप बनाने से या जल का स्थान बनाने से क्या फल होते हैं, यह भी बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है। आगे नारद संहिता में ये भी कहा गया है कि स्नानागारम दिशिम प्राच्यम आग्नेयम पचनालयम याम्यायाम शयनागारम नैऋत्यम शास्त्र मंदिरम, कि स्नानागार कहाँ होना चाहिए। स्नानगार की व्यवस्था भी जल से संबंधित है, क्योंकि स्नान जल के द्वारा होता है, और स्नानगार के लिए कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो पूर्व दिशा इसके लिए सर्वोत्तम बताई गई है। तो जब पूर्व दिशा, ईशान कोण और उत्तर, इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, यह उर्मिला मैम ने बताया। इसी क्रम में आगे रोहिणी शर्मा जी ने भी बताया। इनका भी जो टॉपिक रहा है, अपना शोध पत्र का जो शीर्षक रहा है वह रहा है आवासीय वास्तु, कौन सा कक्ष कहाँ हो। 16 प्रकार के कक्षों का जो विन्यास हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, उनके लिए कौन सा दिशा में कौन सा कक्ष होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने आधुनिक संदर्भ में भी बताया और प्राचीन संदर्भ में बताया। आधुनिक संदर्भ में जो आपने बताया वो था कि जैसे पार्किंग की व्यवस्था है तो वो कहाँ पर हो, बिजली के स्विच बोर्ड हैं, बिजली का कक्ष है तो उसके लिए व्यवस्था कहाँ पर होनी चाहिए, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। इसी क्रम में आगे अभिषेक कुमार जी हैं, उन्होंने भी अपना बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। यद्यपि समय इतना नहीं था, लेकिन सार रूप में आप लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। तो अभिषेक कुमार जी का जो विषय रहा है वह रहा है गृह निर्माण में भूमि विचार। तो ये भी बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि भूमि विचार, भूमि का चयन किस प्रकार से हो, भूमि का चयन जो है ये प्राथमिक विषय है हमारे लिए। हम जिस क्षेत्र में भवन बनाने जा रहे हैं, क्या वह भवन, वहां का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, भौगोलिक जो क्षेत्र है या जो भूखंड है, वह हमारे अनुकूल, हमारी राशि, हमारे वर्ण, हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति उसके अनुसार है कि नहीं है। यह हम कैसे देखेंगे कि यह हमारे वर्ण के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे क्योंकि शास्त्रों में, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है वास्तुशास्त्र, और इसमें भी उन विषयों का, सभी विषयों का विचार होता है जो वास्तुशास्त्र में होता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र का जो ज्योतिष शास्त्र का जो होता है, क्षमा करें, ज्योतिष शास्त्र में दिक्, देश और काल, इन 3 विषयों का मुख्य रूप से वर्णन है। उन्हीं के आधार पर ज्योतिष शास्त्र अपना चलता है। तो वास्तुशास्त्र भी क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का अंग है, तो कहीं ना कहीं दिशा, स्थान और इन विषयों को लेकर के वास्तुशास्त्र भी इस पर आधारित है। तो आपका भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपने वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, जो ब्राह्मण आदि वर्ण है उसके आधार पर, गंध के आधार पर, रस के आधार पर, पलव अर्थात जो भूमि का ढलान है इसके अनुसार भूमि के विभिन्न आचार्यों के मत से आपने बताया। जैसे ब्राह्मण के मत से आपने बताया, नारायण भट्ट के मत से, नारद जी के मत से आपने बताया, वशिष्ठ जी के मत से आपने बताया। विभिन्न आचार्यों के द्वारा आपने अलग अलग जो वर्णन प्राप्त होता है हमें, उसको आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। चुन्नीलाल जी का व्याख्यान भी बहुत सुंदर रहा। और इसी क्रम में आगे सत्येंद्र बड़गड़िया जी हैं, उनका भी वास्तु दोष और समाधान, क्योंकि इसकी भी बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय पर। समय, जनसंख्या विस्फोट और जो समय का जो अतिक्रमण, भूमि का जो अतिक्रमण हो रहा है, समय स्थान कम बचा है, रहने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है पृथ्वी पर। तो उसके अनुसार भी देखा जाए तो आज जो व्यवस्था नई हमारे यहाँ पर परंपरा शुरू हुई है वो यह है कि बहुमंजिलीय भवन बनाने की परंपरा आज शुरू हुई है। यद्यपि यह पहले भी था, ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं था, लेकिन तब जनसंख्या विस्फोट इतना अधिक नहीं था और भूमि का अतिक्रमण
इस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से अभी हो रहा है, शहरों का शहरीकरण हो रहा है। तो लेकिन फिर भी प्राचीन काल में भी हमें इसके बहुत अच्छे उदाहरण श्लोक सुव्यवस्थित एक परंपरा मिलती है कि बहुमंजिली भवन किस प्रकार के होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। तो भूमि चयन सबसे प्राथमिक विषय है, पहला विषय है। इसके बारे में सभी से कहूंगा कि इस विषय की चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए। इस विषय का सबसे पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब एक बार भवन बन जाता है तो उसके बाद इन सब विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। और जो हम समय बर्बाद करते हैं, जो हम उस पर पैसा लगाते हैं, जो हम उस पर पूरा परिश्रम करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए फलदायी होने के बजाय वो हमारे लिए कष्टप्रद होता है। तो यह भूमि चयन इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इसको समझते हैं। अधिकांश लोग इसको बहुत छोटा विषय समझते हैं और आगे की बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए, कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए। मैं कहता हूँ यदि इससे पहले यदि इन विषयों पर विचार किया जाए कि भूमि चयन किस प्रकार से हो, यह बहुत व्यापक क्षेत्र है इसका। वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कैसा हो, ढलान कहाँ हो, प्लाव किधर हो, ऊंचाई कहाँ हो, वह किस उसका जो पृष्ठीय आधार वो कैसा हो, यानी कि वो गज पृष्ठभूमि है, दैत्य पृष्ठभूमि है, नाग पृष्ठभूमि है, पूर्व पृष्ठभूमि है। ये जो शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उन सभी का अच्छे से यदि विचार किया जाए तब उसके ऊपर भवन बनाया जाए तो निश्चित ही यह हमारे लिए सुफलदायी होगा और हमारे लिए उन्नति का कारक होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो घर है, यहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो प्रयोजन है वह क्या है। कहते हैं स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ कामप्रदम जंतु नाम अयनाम सुखास्पदमिदम सीताम्बु घर्मापहम वापि देवगृहादि पुण्यमखिलम गेहम समुत्पद्यते गेहम पूर्व वसंति तेन दुविधा श्री विश्वकर्मादया। विश्वकर्मादि आचार्यों ने हमारे लिए जो भवन की व्यवस्था की है, जो शास्त्र बताया गया है, वास्तुशास्त्र, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो ग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वह जीव हो, पशु हो या मानव हो, सभी के लिए भवन की आवश्यकता होती है। और सभी कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, चाहे वह कीट पतंगे ही क्यों ना हो, चाहे कोई पक्षी हो। तो सभी का जो सुख है वो किसमें निहित है, सभी का सुख है कि उसको जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे वह बचे। तो इसके लिए शास्त्रकार ने हमें, शास्त्रों में अष्टादश प्रवर्तक हुए हैं, भृगुरु अत्रि वशिष्ठ विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्न विशालाक्षा पुरंतता। इस तरह से अष्टादश आचार्य हैं। उन अष्टादश आचार्यों में सभी ने वास्तुशास्त्र की प्राय एक जैसी सबका मत जो प्राय मिलता है, बहुत कहीं अंतर, थोड़ा बहुत अंतर के साथ में थोड़ा अंतर मिलता है, अन्यथा प्राय सभी का मत एक जैसा ही है। तो सब इतने सारे आचार्य एक मत के साथ बड़े बहुत सारे ग्रंथों में पूरे जोर से बोलते हैं कि मतलब पूरा बल दे करके बोलते हैं कि यह भवन इस तरह से होना चाहिए, इसका निर्माण इस तरह होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी गुण या उपयोगी बातें छुपी हुई हैं, जिनका हमें वर्तमान समय में इसका आवश्यकता है, इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। अब समस्या ये आती है कि वर्तमान समय में जो वास्तुशास्त्र की जो व्यवस्था है, यह दो रूपों में चल पड़ी है। एक तो वह व्यवस्था है जो प्राचीन व्यवस्था है, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश और बृहद वास्तुमाला, वास्तु सौख्यम, सम्रांगण सूत्रधार, वास्तु विद्या और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं हमारे, अपराजिता पृच्छम। एक तो वो जो परंपरा है वो है। दूसरी परंपरा जो अभी शुरू हुई है, ये प्रारंभ हुई है हमारी वर्तमान जो सांप्रतिक जो व्यवस्था है हमारी, इसके अनुसार। इसको हम सांप्रतिक वास्तु के नाम से कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भवन बन रहे हैं वह बन रहे हैं हमारे आज की व्यवस्था के अनुसार। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वास्तुशास्त्र जो कहता है वो यह कहता है कि जो वास्तुशास्त्र क्योंकि सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, यह प्राचीन ऋषियों की देन है हमारे लिए। और इसके अनुसार हम किसी भी काल में, चाहे वो कोई भी युग हो, उसकी जो वास्तुशास्त्र की मूल संकल्पना है वह सदा रहती है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। हम उस मूल संकल्पना को आधार मान करके वर्तमान वास्तु का यदि उपयोग करते हैं, तब तो वह वास्तुशास्त्र हमारे लिए उपयोगी है। यदि उसका उपयोग मूल संकल्पना से हट करके हम उसका उपयोग करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, सांप्रतिक वास्तु में, तो यह कहीं हमारे लिए वास्तु ना होकर के यह अवास्तु होने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वास्तुशास्त्र की मूल संकल्पना है, जो मूल ऊर्जाएं हैं, मूल शक्तियां हैं, उनका उपयोग हम करें। ऐसा नहीं है कि वास्तुशास्त्र जो है, वर्तमान जो व्यवस्था है वह गलत है, बिल्कुल नहीं है। उसका उपयोग हमें किस तरह से करना है, वास्तुशास्त्र मूल संकल्पना में रह करके उनकी जो ऊर्जाएं बताई गई हैं, उनका जो सिद्धांत बताया गया, उनका सामंजस्य उसके साथ हो। इसके लिए आपको चाहिए कि एक उचित अच्छा अध्ययन हो वास्तुशास्त्र में, उचित आपको एक अच्छा वास्तुशास्त्री आप पकड़ें, उसके अनुसार उस भवन का निर्माण करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सुफलदायी होगा।
इसी क्रम में आगे बहुत सारे विद्वान रहे हैं, कन्हैया कुमार झा जी रहे हैं, आपका बहुत अच्छा व्याख्यान रहे सर। कन्हैया कुमार झा जी, आप भी वास्तुशास्त्र के विद्वान हैं, वास्तुशास्त्र पे आपका शोध कार्य है, वर्तमान में आप धर्मगुरु में भारतीय सेवा में सेना में सेवा दे रहे हैं। आपका विषय बहुत सुंदर है, प्राचीन मंदिरों के ऊपर, मंदिर की कितनी प्रकार की शैलियां हैं और कितने प्रकार के भेद होते हैं, मंदिरों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जा सकता है। बहुत सारा विषय है वास्तुशास्त्र में बोलने लायक, यदि कहा जाए तो वास्तुशास्त्र में कि यदि मंदिरों की बात करें, आध्यात्मिक वास्तु की बात करें, तो इसी में बहुत सारे विषय हैं। लेकिन अभी वक्तव्य हमारे पास बोलने वाले जो हैं वक्ता बहुत सारे हैं। तो सुशील बिजलवान जी, आपका भी बहुत अच्छा रहा, सांप्रतिक आपका विषय रहा है, वास्तु दोष का शमन किस प्रकार से हो, उसके लिए आधुनिक उपयोग किस तरह से हम लोग, किन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए हमें, दर्पण का प्रयोग के माध्यम से आप वास्तु का जो दोष है उसका शमन किया जा सकता है, घंटी के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से, झालर के माध्यम से, पेड़ पौधे। ये तो रही कुछ आजकल की बातें, इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तुशास्त्र में उपलब्ध नहीं होती हैं, परंतु हम उस पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो शास्त्रीय हैं। जैसे वास्तु पूजन किस प्रकार से, वास्तु का जो यंत्र है वह, उसका उपयोग स्वस्ति, ओम, श्री, बांसुरी, भगवान की प्रतिमा, इनका यदि उपयोग किया जाए तो वास्तु दोष, ये प्रामाणिक विधियां हैं जिनके द्वारा हम वास्तु का दोषों का शमन किया जा सकता है। लेकिन आजकल सांप्रतिक में यदि संप्रति देखा जाए तो बहुत सारे विषय इस तरह के सामने आ रहे हैं जो जैसे अभी कुछ पहले शुरू प्रारंभ में किसी विद्वान ने चर्चा की थी पिछले सत्र में कि फेंग शुई के नाम पे या इत्यादि जो विषय आ रहे हैं जिनको लेकर लगता नहीं कि ये इनका कोई संबंध है हमारे वास्तुशास्त्र से, फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा लगता है। आगे कहा गया है कि इसके बाद जो रहा है अगला जो क्रम वो इतिश्री महापात्रा जी का रहा है। आपने पंच महाभूतों पर भी बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा। फिर गायत्री गिरीश महापात्रा जी, आप भी विश्वविद्यालय में वास्तु दोष कारण एवं निवारण, आपका भी बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। डॉक्टर अतीन्द्र झा जी रहे हैं, आप भी पारंपरिक विद्वान हैं वास्तुशास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के। आपका तो बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया और बहुत बिना समय को गंवाए हुए आपने प्रस्तुत किया। आपका जो विषय है, मैंने अभी बताया कि वास्तुशास्त्र में प्राथमिक विषय जो हमारे लिए होता है वो होता है भूखंड का चयन। भूखंड का चयन किस प्रकार से हो, आपने बहुत अच्छा से भूखंड का कटाव कहाँ होना चाहिए, कहाँ कटाव शुभ है, कहाँ कटाव अशुभ होता है, क्या वेद कौन सी चीजें हमारे घर में वेद करती हैं अर्थात दोष उत्पन्न करती हैं। ये आपने बहुत अच्छा व्याख्यान आपका रहा और पीपीटी के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया, सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर इसके बाद आए हैं आचार्य विनीत अवस्थी जी, आप भी बहुत अच्छे से, आपका जो विषय रहा है वो ईशान वास्तु का महत्व। तो ईशान क्षेत्र हमारा वास्तु का बहुत प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। वहाँ की ऊर्जा हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और वहाँ के देवता, भगवान विष्णु देवता जो है वहाँ के शिव हैं और वहाँ के जो स्वामी माने जाते हैं वह बृहस्पति हैं। और आप ही हैं इस जगत के जो सृष्टि के कर्ता हैं, नियंता हैं। और तो ईशान कोणीय जो वास्तु है उस पर जो महत्व आपने जो अपना विषय प्रतिपादित किया वो बहुत सुंदर रहा। आपने एक दो नए विषय भी उपस्थित किए, जैसे बांधे का, उसका प्रयोग किस तरह से हो सकता है और उसका उपयोग करने की विधि क्या है, और आपने उसको वर्तमान संदर्भ में उसको जोड़ के दिखाया। बहुत व्यवहारिक और उपयोगी आपका व्याख्यान रहा है। किन पौधों के द्वारा नक्षत्रों का विचार किया जाता है उसके द्वारा। इसके बाद सीताकांत कर, आपका बहुत अच्छा व्याख्यान रहा है। आपने भी अच्छे से वास्तु दोषों का कारण और उसका निवारण पर प्रकाश डाला। इस प्रकार से कुल 15 शोध पत्र इस सत्र में पढ़े गए हैं और बहुत से पत्र और भी होने हैं अभी। इसके शीघ्र ही तुरंत इसके बाद ही हम नया सत्र प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में सत्र का समापन करते हैं और सत्र प्रारंभ के लिए जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आपको सूचित किया जाएगा। शीघ्र ही सत्र प्रारंभ होगा इसके बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।